हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है यार बढ़िया होगे और जितना भी अब तक पढ़ाया है वो सब आपने पढ़ ही लिया होगा। आज हम टेंथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर ये कहूँ टेंथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है आपका कार्बन एंड कंपाउंड। तो जो मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स अच्छे से बनाना, सब कुछ आपके समझ में आ ही जाएगा। अब सुनो ध्यान से। इसमें जो बुक्स में पहला टॉपिक है वो है कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड, और ऐसे ऐसे हम चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। तो चलो लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो बताओ बच्चों, लकी बताएं आप कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो सुनो ध्यान से। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है बात? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई? अब बात यह आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो बेटा समझें आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपकी दो डेफिनेशन है, एक पुरानी एक नई। तो पहले हम जानते हैं कि ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, फिर हम जानेंगे कि न्यू डेफिनेशन क्या है। तो सुन लें आप ध्यान से। पहले ये माना जाता था कि वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए जाएं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से ड्राइव किए जाएं, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देख लो यहाँ पर, पढ़ लो जरा। कंपाउंड्स that are obtained from cells of living organism are called organic compound। बात समझ में आई? और ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता। इस बात का फायदा उठाया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बर्जेलियस। इन्होंने क्या करा, इस बात पे पूरी एक थ्योरी ही दे दी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्यू टू वाइटल फोर्स, खुदा की तरफ से हैं, वो कुदरती हैं, उसको लैब में नहीं बना सकते। तो ये कूद गया बीच में और 1809 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी, जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी में यही कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्यू टू वाइटल फोर्स, इसको आप लैब में नहीं बना सकते। देख लो, ऑर्गेनिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली ड्यू टू वाइटल फोर्स नेचुरली, दैट इज naturally form in the cell and it is impossible to prepare them in laboratory। बात समझ में आ गई? लेकिन एक शख्स थे जिनको उनकी ये बात जरा भी पसंद नहीं आई, बुरी लग गई, दिल पे लग गई। उन्होंने क्या कहा? वो कौन थे? वो थे फ्रेंच साइंटिस्ट वुलर। तो वुलर ने क्या कहा आपका कि भाई मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा कि तुम्हारी बात गलत है, मैं इतनी मेहनत करूंगा जितनी तुम लोग करोगे। इन्होंने उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करी और इन्होंने कहा कि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना के दिखाऊंगा। आई बात समझ में? हो भी गया ऐसा भाई। कब हो गया? 1828 में। तो देखें आप, वाई वॉज इट डिस्कार्टेड? तो उनकी जो थ्योरी थी, किसकी? बर्जेलियस की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। किसने करी? किसने करी? वुलर ने करी। कैसे करी? वुलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना लिया बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सुन लो ध्यान से, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था आपका, ये था आपका अमोनियम। क्या था बेटा? दोबारा बोलो, अमोनियम कार्बोनेट। ये था आपका, नॉट कार्बोनेट, ये था आपका अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट के अंदर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई और वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा? वो कन्वर्ट हो गया यूरिया के अंदर। ये यूरिया, और ये लैब में बन गया, और ये पहला लैब में बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा है? ये है यूरिया। तो याद रखो, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में किसने बनाया? बताओ जल्दी, किसने बनाया? अंबर, बताइए आप, किसने बनाया? ये बनाया आपका वुलर ने। कौन सा बना? यूरिया बना। किससे बना? अमोनियम साइनेट से बना। आई बात समझ में? बड़े खुश। इनसे कहा, देखा भाई मैंने कहा था बना के दिखाऊंगा, बना दिया। अब अंदर की बात तुम्हें मैं बताता हूँ, ये गलती से बन गया था। वुलर साहब ने कोई सी मेहनत नहीं करी। हुआ क्या, वो एक बार इस कंपाउंड, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसको लैब के कबर्ड में रखा, भूल गए। कुछ टाइम बाद देखा तो वहाँ से यूरिन की स्मेल आने लगी। सोचा इन्होंने कि भाई यहाँ कौन सुसु करके जाएगा, कोई था नहीं। फिर क्या करा उन्होंने, जिस बीकर से वो स्मेल आ रही थी उसका
एनालिसिस किया, टेस्ट करा तो पता चला उसके अंदर यूरिया बन चुका है। जी हाँ, तो जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो एक्सीडेंटल बना था, और यही रीज़न है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के 10 साल बाद दूसरा बना। 10 साल तक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में फिर नहीं बना, लेकिन हाँ, एक बार इससे ये प्रूफ हो गई कि बनाया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लैब में। आई बात समझ में? शाबाश। तो याद रखना कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, किसने दी थी, डिस्कार्ड किसने करा, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, किससे बना था। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आएगा कि सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो लैब में बना। कोई नहीं बताता, हम बता देते हैं आपको। तो जो सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना था वो था आपका एसिटिक एसिड। ये बाकायदा बनाया गया, इंटेंशनली बना हुआ पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड है, लेकिन वैसे ये लैब में बनने वाला सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसने बनाया था? ये वुलर ने नहीं बनाया था, ये बनाया था आपका कोल्बे ने। तो याद रखें आप, ये कोल्बे ने बनाया था। बात समझ में आ गई? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। अच्छा, उससे पहले अब रह गई बात, मॉडर्न डेफिनेशन सुन लो भाई। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? पुरानी डेफिनेशन तो हो गई फेल, कि लैब में नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ किससे मिलेगा? हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। वुलर ने ये बात फेल कर दी। अब मॉडर्न डेफिनेशन आती है। मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है बेटा, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात समझ में आई? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो वो क्या होगा? आपका हाइड्रोकार्बन। अब सुनो भाई, सुनो ध्यान से, अगर आप H निकाल दो यहाँ से, अगर आप हाइड्रोकार्बन में से H निकाल दो और कोई भी दूसरा एटम लगा दो, तो ये बन गया आपका CH3Cl। तो जी हाँ, ये हो गया हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। अब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से आप एक और H निकाल दो, यहाँ पर क्या बना आपका? CH2Cl2। ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। आई बात समझ में? तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव हैं, आपने H निकाला और यहाँ आपने OH लगा दिया, ये बन गया आपका CH3OH। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने क्या करा? एक और H निकाला यहाँ से, अब आपने यहाँ NO2 लगा दिया। तो पूछा गया क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बिल्कुल है। जितने भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बनेंगे वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। आई बात समझ में? ये क्या था आपका? हाइड्रोकार्बन। ये भी, ये इसकी जगह अगर आपने लिख दिया C2H5, जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है वो सब क्या है? आपके हाइड्रोकार्बन। जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है वो होंगे आपके हाइड्रोकार्बन। और उनसे जो भी बनेगा ये सब कंपाउंड, ये सब कंपाउंड क्या थे बेटा? ये थे आपके हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ये थे आपके हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। बात समझ में आ गई? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। क्लियर हो गई तक बात? चलो, मॉडर्न डेफिनेशन भी समझ में आ गई, ओल्ड डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लो ध्यान से। यहाँ हम लिखते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमने लिखा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिख रहा होगा सबको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया है। पहला किसमें? पहला आपका है ओपन चेन। ओपन चेन, ओपन चेन को और क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब विदाउट साइकिल, और इसको हम बोल देते हैं आपका एलिफेटिक। इसको हमने बोल दिया आपका एलिफेटिक। और सेकंड क्लासिफाई करा गया इसको आपका साइक्लिक। साइक्लिक, साइक्लिक को क्या बोलेंगे? और क्लोज चेन। क्लोज चेन। बात समझ में आई बेटा यहाँ तक? ये अब इसके बाद इसको भी दो पार्ट में करा गया। कैसे करा गया आगे आते हैं, अभी पहले समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखें आप बेटा ध्यान से। तो पहले हम बात करने वाले हैं इसके अंदर आपका, फर्स्ट हम बात करेंगे एसाइक्लिक, एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड। ये क्या होते हैं? जो आपके ओपन हो, नाम से क्लियर है, इतना तो तुम समझते होगे। जो क्लोज ना हो, ओपन हो, वो क्या होंगे? आपके ओपन चेन कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3, ये लिखा यहाँ पर मैंने आपका CH2, ये लिखा CH3, ओपन है, तो ये भी आपका एलिफेटिक हो गया।
यहाँ पर लिखा मैंने आपका CH3 CH, यहाँ लिखा मैंने CH3, ये भी ओपन है तो ये भी आपका एलिफेटिक हो गया। डिफरेंस क्या है, ये पूरी एक चेन थी, ये पूरी एक चेन थी, इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन, बट यहाँ पर इसके ऊपर जाके ये CH3 बैठ गया, इसको बोलेंगे ब्रांच। ये चेन पे क्या लग गई, ब्रांच। तो ये जो आपके एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं ये ओपन चेन भी हो सकते हैं और ये ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। तो देखें आप, द कंपाउंड्स the carbon atoms are present in a form of an open chain. This chain either be straight or branched. बात समझ में आ गई। अब सुनो बेटा, these were initially known as aliphatic compounds। सुनने वाली बात है, इन्हें aliphatic compounds बोलते थे इनिशियली। क्यों बोलते थे, क्योंकि ये आपके मिले थे किससे, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट से, इनका नाम इसलिए एलिफेटिक था क्या है मतलब, ठीक है। अब ये आपके दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वापस आते हैं, अभी हमने क्या कहा था, आपका एलिफेटिक तो समझ में आ गया होगा। एलिफेटिक दो टाइप के थे आपके, कौन कौन से थे बेटा, सैचुरेटेड और सेकंड कौन से बताए, जल्दी बताएं आप। सेकंड था आपका अनसैचुरेटेड। बात समझ में आ गई बेटा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये दो टाइप के थे आपके। क्या होते हैं वहीं समझते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके, तो सुन लें आप ध्यान से। वो कंपाउंड पढ़ लेना, मैं बता दे रहा हूँ। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो, जी हाँ सुन लो ध्यान से, मैं सिर्फ कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ। वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वो सब क्या होंगे आपके, वो होंगे आपके सैचुरेटेड कंपाउंड। जी हाँ सुने आप, यहाँ देखो, अपने आंखों का इस्तेमाल करो और देख के बताओ कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो ये सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड होंगे कौन कौन से, सैचुरेटेड आपके होंगे एल्केन, एल्केन और एल्केन के डेरिवेटिव्स। एल्केन क्या होता है बेटा, वो सारे कंपाउंड जिसका जर्नल फॉर्मूला CnH2n, वो कंपाउंड जिसका जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, वो क्या होते हैं बेटा, ये सब होते हैं एल्केन। कोई भी कंपाउंड अगर इसको फॉलो करता है इस फॉर्मूले को, n क्या है, n तो समझ गए होगे, n है नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने थे आपके, नंबर ऑफ कार्बन थे 3, काउंटिंग तो आती होगी, गिन लो। अगर 3 कार्बन है तो H कितने होने चाहिए, H होने चाहिए 3 to the 6 + 2 8, काउंट कर लो। यहाँ पर C 3 है और आपके H कितने हैं, 8 हैं, तो ये आपका एल्केन था। तो जितने भी एल्केन हैं वो सब आपके सैचुरेटेड हैं। और एल्केन की डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये लिखा मैंने CH3 और यहाँ लिखा मैंने CH2 और ये लिखा मैंने COH। इधर देखो ध्यान से, कोई भी गलती से ये मत कह देना कि ये अनसैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन में है, बट कार्बन कार्बन में सब के सब सिंगल बॉन्ड हैं। तो क्या चेक करना है हमें चेक करना है कार्बन कार्बन के बॉन्ड। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। बात समझ में आई आपके, क्या कहा मैंने कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वो आपका सैचुरेटेड होगा। इन सब के अंदर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड है, तब भी ये सैचुरेटेड है। हमने यहाँ लिखा ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, बट कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्या होंगे, जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल एल्कीन्स, एल्काइंस और इनके डेरिवेटिव्स, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा CnH2n+2, ये नॉट +2 क्यों लिख दिया भाई, कैसी बातें कर रहे हो, +2 नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर ये CnH2n, ये हो गया आपका एल्कीन्स। एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड दिख गया आपको। अगर आंखों से ही दिख रहा है, आंखों में बात अगर हो रही है तो बात ही क्या है। लेकिन अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है C6H12, पूछा जा रहा है कि ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड, तो आप देखें C कितने हैं 6 और जस्ट डबल क्या है उसकी हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका एल्कीन हो गया। और एल्कीन क्या होगा आपका बेटा, एल्कीन होगा अनसैचुरेटेड। सारे एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हैं,
एक भी मल्टीपल बॉन्ड, अगर एक भी मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें मिल गया कार्बन कार्बन में, तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये लिखा सी है, ये अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n-2, ये आपका एल्काइन का फॉर्मूला होता है। सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे पढ़ेंगे वैसे भी, लेकिन अभी तुम्हें देख ही रहा होगा सी कितने हैं 2, एच भी कितने हो जाएंगे आपके 2, तो ये एल्काइन का फॉर्मूला हो गया। अब ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा ये CH2 डबल बॉन्ड CH COH, आपसे पूछा जा रहा है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब अनसैचुरेटेड। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका क्लोज रिंग, क्लोज कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। तो सुन लो ध्यान से बेटा, ऐसे सुनने आप ध्यान से, ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहले हम इसमें वापस आते हैं आपके, ये जो क्लोज चेन हमने लिखे हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन से, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और आपका एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। क्या क्या होता है समझ लो इसके अंदर अभी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर, आ जाओ बच्चा पार्टी। एलिसाइक्लिक का मतलब वो, अगर हम एलिफैटिक कंपाउंड को रिंग में कन्वर्ट कर दें, जो एलिफैटिक थे हमने क्या करा, उसकी चेन बना दी, हमने उसकी रिंग बना दी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम उन कंपाउंड को हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक। नहीं समझे तो आप समझोगे ध्यान से। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा आपका CH3, यहाँ लिखा मैंने आपका ये CH2 और ये लिखा आपका CH3। अगर मैं क्या करूँ बेटा, यहाँ पर इसकी एक वैलेंसी फ्री कर दूँ, हाइड्रोजन निकाला मैंने यहाँ पर, ये CH2 मैंने क्या करा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन निकाल दिया, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री, इसको इससे जोड़ दो यहाँ पर, तो ये क्या बन गया आपका, अब ये आपका बन गया एक ट्राइंगल टाइप की रिंग। समझ में आ रही है बात, समझे कि नहीं, ये हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख दो तो कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, इनफैक्ट ये आपको ऐसे ही मिलेगा। इसमें देखें आप, C कितने हैं, C3 हैं, H कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर जो हमने नहीं दिखाया वो सब क्या थे, हाइड्रोजन थे। तो याद रखो बेटा ये बात, जब भी हम ऐसे दिखाते हैं तो जहाँ पर बैंड होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर सब क्या थे, आपके हाइड्रोजन थे। बात समझ में आ गई। आगे देखो अब जरा, मैंने लिखा ये भी आपका, ये कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, रिंग है। यहाँ क्या होंगे आपके हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन क्यों लगाए जा रहे हैं, बात सबके समझ में आ रही होगी, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये, एक ये। क्लियर है, यहाँ पर भी आपके 4 हाइड्रोजन होंगे। तो ये सब आपके एलिसाइक्लिक, ये आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और ये अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड लगा दो अनसैचुरेटेड हो गया। आई बात समझ में बेटा, सबके क्लियर हो गया तक बात। तो एलिसाइक्लिक क्या होते हैं ये सबके समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी 2 चीज़ होती हैं, होमो एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रो एलिसाइक्लिक। नाम से ही क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो मैं हूँ करवाता हूँ अभी। वो कंपाउंड जिसमें रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, अगर कोई रिंग है, कोई क्लोज चेन है और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका होमो एलिसाइक्लिक। होमो का मतलब सेम, सेम क्या होना चाहिए, कार्बन ओनली। अब देखो यहाँ पर ये आपका पूछ रहा है आपसे कि ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक, तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे इसको, होमोसाइक्लिक। अच्छा अब बताओ क्या है ये, यहाँ मैंने लिख दिया आपका NH2। अब बताओ होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक, क्या कहा, हेट्रोसाइक्लिक। गलत जवाब बेटा, गलत जवाब। अब भी क्या होगा आपका, ये होमोसाइक्लिक क्यों होगा, ये N है, ठीक है, N क्यों होगा आपको होमोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग में अब भी कार्बन थे। रिंग के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कार्बन है तो वो क्या होगा, होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम आके बैठ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी बता दो, उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर रिंग में एक भी कोई दूसरा एटम है, जैसे कि यहाँ देखो नाइट्रोजन आ गया, रिंग में एक भी कोई दूसरा एटम है तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। एक भी हो सकता है,
एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपके हेट्रोसाइक्लिक। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी, इतने तो तुम समझदार हो सब। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि साइक्लिक क्या होते हैं। साइक्लिक दो टाइप के थे आपके, कौन कौन से थे बेटा? एक था आपका एलिसाइक्लिक, एक था एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक दो टाइप के थे, होमो एलिसाइक्लिक और हेट्रो एलिसाइक्लिक। बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया था, क्या बताया था? यहाँ पर हमने आपको बताया था एरोमेटिक। अब हम आते हैं एरोमेटिक पर। ठीक है, ये दो टाइप के थे, तो ये भी पीछे क्यों हटे? ये भी दो टाइप के होंगे। देखो ध्यान से, एरोमेटिक कंपाउंड, कहाँ रुक गए भाई, आगे बढ़ो। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी तुम ये ध्यान रखो। देखो, मैं हमेशा क्लास में एक बात बोलता हूँ कि जो चीज़ तुम्हें यहाँ बताई जा रही है, इस टाइम जिस पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी बात पर फोकस करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं ना पढ़ा के आने वाले लेक्चर में आगे आएंगी। उसमें से एक ये है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं। बट अभी नहीं पढ़ा रहे, आने वाले लेक्चर में कुछ दिनों में आपको यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अब देखें आप, अभी बस ये ध्यान रखो, एरोमेटिक वर्ड बना है आपका एरोमा। एरोमा मीन्स फ्रेगनेंट स्मेल। अगर आपको अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है किसी कंपाउंड में से, स्मेल आ रही है, तो वो क्या होगा? एरोमेटिक। बात समझ में आ गई? पढ़ लेना। अगर स्मेल आती है, अच्छी सी खुशबू आती है उसमें से, तो वो कंपाउंड आपका कौन सा होगा भाई? जल्दी बोलो, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक भी दो टाइप के होते हैं, ये भी पीछे क्यों हटे? एक होते हैं बेंजेनॉइड, एक होते हैं नॉन बेंजेनॉइड। एक बेंजेनॉइड और एक नॉन बेंजेनॉइड। अब जिसको नहीं पता तो बहुत गलत बात है, पता होना चाहिए था ये। और मुझे कमेंट करके बताना, या अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करके बताना, और अगर ऐप पे पढ़ रहे हो तो ऐप पे मुझे बताना कि ये चीज़ आपको कब से पता है। इसको हम बेंजीन बोलते हैं। ये आपको 10 से पता है, या फिर ये आपको 8 से पता है, या पैदा होते ही पता चल गया था, या आज पहली बार पता लग रहा है। C6H6, C6H6 क्या होता है? बेंजीन। क्या होता है बेटा? C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है बेटा, C6H6 बेंजीन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर रिंग में 6 कंपाउंड है, देखो कंपाउंड बोल दिया मैंने, रिंग में अगर 6 कार्बन है और 3 बॉन्ड है, तो वो आपका बेंजीन होगा, वो एरोमेटिक होगा। अगर 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है ना, कोई चार्ज की बात नहीं हो रही है, क्लोज रिंग की बात हो रही है, चार्ज नहीं बोल रहा मैं अभी। 6 कार्बन की रिंग है आपका और एक ही बॉन्ड है, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। 2 बॉन्ड है, एरोमेटिक नहीं होगा। 3 है तो एरोमेटिक होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया तक बात? तो जिसमें भी तुम्हें ये दिख गया, अब दिखेगा कैसे? ये कैसे दिखेगा किसी भी कंपाउंड में? ये दिखेगा आपको आंखों से। अगर आपकी आंखें सही काम कर रही होंगी तो आपको ये दिख जाएगा बेंजीन। तो अगर किसी भी कंपाउंड में बेंजीन दिख गया तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक तो वो होगा फिर। बात समझ में आ गई? और बेंजीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन होते हैं। तो बेंजीन इज अ होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्या था आपका ये? होमोसाइक्लिक। जी हाँ, ये होमोसाइक्लिक भी था। होमोसाइक्लिक क्या था जल्दी बताओ? अभी बताया था, वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो। तो बेंजीन इज अ होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें बेंजीन है तो वो एरोमेटिक भी है और होमोसाइक्लिक भी है। खत्म बात। अब देखो, बेंजीन इज अ होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। टॉलिन, जहां बेंजीन दिख गया वो आपका एरोमेटिक, और होमोसाइक्लिक भी ये भी आपका। ऑर्थोजाइलिन नाम में क्या रखा है आगे पढ़ेंगे, बताएंगे। ऑर्थो, पैरा, मेटा कब यूज होते हैं। ये भी क्या हो गया आपका? बेंजीन दिख गया, एरोमेटिक भी है, होमोसाइक्लिक भी है। ये भी आपका एरोमेटिक भी, होमोसाइक्लिक भी है। ये भी आपका एरोमेटिक भी है, होमोसाइक्लिक भी है। आई बात समझ में सबके? क्लियर हो गए तक बात? तो बेंजीन दिख गया। अब इसमें एक ही बेंजीन था, अगर बेंजीन दिख गया तो वो आपका एरोमेटिक है, बेंजेनॉइड है। अब देखो यहाँ 2 बेंजीन है, तो ये भी आपका बेंजेनॉइड है, एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक है। ये बाईसाइक्लिक हो गया, ऐसे ट्राईसाइक्लिक। ये नेप्थलीन होता है बेटा, नेप्थलीन, जो आपका वॉश बेसिन में बॉल्स पड़ी होती है ना, ये वो है। एंथ्रासीन और फिरेंथ्रीन। बात समझ में आ गई? तो ये एरोमेटिक थे, बेंजेनॉइड थे, होमोसाइक्लिक थे, हैं भी। आई बात समझ में? नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट कहानी हमारी है आपकी, जी हाँ, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। इधर देखो, ये साहब एजोलिन, इसमें आप काउंटिंग तो आती होगी, 1 2 3 सबको काउंट कर लो। तो ये देखो, ये 1, चलो लाल कलर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं इस रिंग में? 6 तो नहीं है। कितने हैं फिर? 7 हैं। तो ये बेंजीन तो होगा नहीं, तो ये एरोमेटिक तो है,
बट बेंजीन नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक। अच्छा ये बताओ तुम कि होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक, जल्दी बता बेटा, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये आपका होमोसाइक्लिक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन ही कार्बन है। ये भी होमोसाइक्लिक होगा, क्यों होगा, कार्बन ही कार्बन है। नाम याद रखना, एजोलिन, ट्रोपोलोन, ये सब आपके होमोसाइक्लिक हैं, एरोमेटिक है, नॉन बेंजोनोइड है। ऐसे ही देखो यहाँ पर एक कंपाउंड हमने लिखा आपके लिए, ये 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 भी आपका एरोमेटिक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा। तो ये भी आपका क्या था बेटा, एरोमेटिक तो था। कैसे था मैंने बताया, अभी तुम्हें दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। ये आपका एरोमेटिक था, इसका नाम था आपका पिरिडीन, पायरिडीन बोलो या पिरिडीन बोलो, जो चाहो बोलो, ठीक है। ये आपका हो गया एरोमेटिक है, नॉन बेंजोनॉइड है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पर कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है। और ये हेट्रोसाइक्लिक भी है, आई बात समझ में। पिरिडीन इज अ एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा है, नॉन बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड, और नॉन बेंजोनॉइड के साथ साथ ये आपका हेट्रोसाइक्लिक भी। बेटा अब तक हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बहुत ध्यान से आप ये बात समझें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है आपका वो है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। तो सुन लो ध्यान से, एक एग्जाम्पल आप देखें। जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3, ये लिखा मैंने CH2, यहाँ पर लिखा मैंने CH, और ये लिखा CH3, और यहाँ लिखा CH2, और ये लिखा CH3, और यहाँ पर लिखा CH3, और ये हो गया आपका CH2, और ये हो गया CH3। तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। तो बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, क्या कहा मैंने, बहुत ध्यान से सुन लो। वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड होगा, कार्बन दैट डायरेक्टली अटैच्ड विथ वन कार्बन आर कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। वो सारे कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं उनको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। अब सुन लो ध्यान से, वो कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। वो कार्बन जो तीन कार्बन से अटैच्ड होगा उसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बन, समझ में आई गई होगी बात। और जो चार से होगा उसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। अब बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुने, आपके ये सारी बात अभी क्लियर हो जाएगी। इस कार्बन को देखो बेटा, हम जानते हैं कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं। ये जो तीन हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से लगे हैं, तीन हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हैं। ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पर आप दो हाइड्रोजन दिखा दो, उसके बाद ये यहाँ पर कार्बन, इस कार्बन से क्या लगा है बेटा, तीन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी आपका एक हाइड्रोजन लगा है। फिर आपका ये कार्बन, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हैं। अब देखो ध्यान से, ये कार्बन, इस कार्बन से आपका ये कार्बन, और इस कार्बन से क्या लगे हैं बेटा, तीन हाइड्रोजन। इस कार्बन से कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा होगा सबके ये। अब यहाँ डायरेक्ट आपका C, इस पे दो हाइड्रोजन थे, सबको देख रहे होंगे। यहाँ पर आपके तीन हाइड्रोजन हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से आप देखो ये कहानी। अब देखो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड था। इस कार्बन को आप देखें, ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन देखो ध्यान से अपनी आंखों से देखो इस कार्बन को, ये कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड है, एक यहाँ अटैच्ड और एक ये यहाँ, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन को आप बहुत ध्यान से देखें, ये कार्बन डायरेक्टली चार कार्बन से अटैच्ड है, इसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। ये दो से अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन।
और ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक से ही अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन को देखो बेटा, ये कार्बन भी कितने से अटैच्ड है, सिर्फ एक से, तो ये भी प्राइमरी कार्बन। ऐसे ये भी प्राइमरी कार्बन और ये भी प्राइमरी कार्बन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की बात हो रही है, प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्शियरी कार्बन कितने हैं, क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, तो तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आंखों का इस्तेमाल। अब देखो यहाँ पर ये एक प्राइमरी कार्बन हो गया, दो प्राइमरी कार्बन, 3 4 5, तो यहाँ पर 5 प्राइमरी कार्बन हैं। प्राइमरी कार्बन कितने थे बेटा, 5। एक प्राइमरी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, काउंटिंग तो आती होगी तो काउंट कर लो, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, हर एक प्राइमरी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। एक पे 3 है तो 5 पे कितने होंगे बेटा, 3 5 15। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बहुत अच्छी बात। अब पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, तो देखो ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी कार्बन कितने हैं बेटा, सेकेंडरी कार्बन है 3, और एक सेकेंडरी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 3 पर कितने हो गए, 6। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर टर्शियरी कार्बन कितने हैं, टर्शियरी कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक है, एक टर्शियरी कार्बन, और टर्शियरी कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होता है। पूछा जा रहा है क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, एक, ये कार्बन 4 से अटैच था तो ये क्वाटरनरी कार्बन। क्या क्वाटरनरी हाइड्रोजन होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चारों बॉन्ड तो कार्बन से लग गए, अब हाइड्रोजन कहाँ लगेगा। आई बात समझ में। एक एग्जाम्पल आप और समझें, इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी बहुत ध्यान से समझना बेटा। हमने यहाँ पर लिखा आपका CH3, यहाँ पर लिखा मैंने CH2, और यहाँ पर लगा दिया मैंने होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ लिखा मैंने CH और ब्रैकेट में लगा दिया यहाँ पर CH3, फिर मैंने यहाँ लिखा CH2 और ये लिखा C, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस। अब बहुत ध्यान से सुनो और समझो बात को। देखो यहाँ पर ये था आपका, इसको हम बनाएंगे कैसे, ये आपका CH3, अगर CH2 तुम्हें दिख जाए, क्या कहा मैंने, अगर CH2 तुम्हें दिख जाए, दिख जाएगा आंखों से, आंखें सही काम कर रही होंगी तो दिख ही जाएगा, तो CH2 यहाँ पर 2 3 4 जितने भी होंगे वो सब रिपीटेशन होंगे। CH2 ऑलवेज क्या होगा बेटा, रिपीटेशन। CH2 की CH2 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 2 बार CH2 को लगा दो, बात समझ में आ गई। CH2 हमेशा रिपीटेशन होगा, वो चेन के बीच में आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर ब्रैकेट में CH2 के अलावा कुछ भी है, क्या कहा मैंने, अगर ब्रैकेट में CH2 के अलावा कुछ भी है तो वो क्या होगा बेटा, वो रिपीटेशन नहीं होगा। उन सारे ब्रैकेट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब यहाँ तुमने लिखा CH2, ये ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को भी तीनों को छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, क्या इसकी वैलेंसी पूरी है, क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है बेटा, नहीं है। इस पे सिर्फ 3 बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक हाइड्रोजन का, इसके सिर्फ 3 बॉन्ड हैं, तो ये जो CH3 है ये यहाँ लगा दो। बात समझ में आ गई। CH3 जब भी होगा वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, सुन लो कान खोल के, CH3 जब भी होगा क्या करेगा, वैलेंसी को सेटिस्फाई। यहाँ 3 CH3 हैं, एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया, तो तीनों CH3 लग गए, इसने क्या करा, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन 2 से अटैच सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन 2 से अटैच सेकेंडरी कार्बन, ये कितने से अटैच है बेटा, 3 से अटैच है टर्शियरी, ये 2 से अटैच सेकेंडरी, ये 4 से क्वाटरनरी, ये 1 से प्राइमरी, ये 1 से प्राइमरी, ये 1 से प्राइमरी, ये 1 से प्राइमरी। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि कितने प्राइमरी कार्बन है इसमें और कितने सेकेंडरी कार्बन है। हम बात करें अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, और यहाँ लिख दें कार्बन, यहाँ लिख दें हाइड्रोजन, तो प्राइमरी कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 5, प्राइमरी कार्बन 5 हुए, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन 15 हो गए। सेकेंडरी कार्बन 1 2 3, सेकेंडरी कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 और ये 3, तो कितना हो गया बेटा,
प्राइमरी 5 हुए थे ना, हाँ 5 ही हुए थे। कितने हुए? 3, मतलब, और एक सेकेंडरी पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, 6 हो गए। टर्शरी कितना था बेटा? टर्शरी 1 था, 1 क्वाटरनरी 1 0। तो ये बात समझ में आपकी आई गई होगी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी वाला खेल समझ में आपके आ गया होगा। अगला खेल खेलते हैं अब हम, मतलब अगले क्लासिफिकेशन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कान खोल कर सुन लो। क्या कहा मैंने? कान खोलकर सुन लो। अब सुनो ध्यान से। वो कार्बन जो डायरेक्टली, सुने आप, कार्बन डेट डायरेक्टली कनेक्ट विथ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन, यहां से लेके यहां तक आप इसको छोड़ दो। जो बच्चे 10th वाले हैं उसको यहां तक आप छोड़ दें, ठीक है, इसको आप काट दें, ये ना लिखें फिलहाल। आप बस इतना लिखें, वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से लगा होगा, वो कार्बन जो डायरेक्टली किससे लगा होगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अगर अभी नए नए 10th में आए हो तो शायद ना पता हो, अगर ये वीडियो एक बार क्लास में पढ़ने के बाद देख रहे हो तो बात तुम्हें पता होगी। तो सुनो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप जैसे OH लगा दो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप होते क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तुमने यहाँ पर COH लगा दिया, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तुमने क्या करा? तुमने यहाँ पर CHO लगा दिया, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तुमने NH2 लगा दिया, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब सुन लो ध्यान से, मैंने क्या कहा? वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से लगा होगा, CH3 CH2 CH, यहाँ लगाया मैंने OH, ये क्या था? ये था फंक्शनल ग्रुप। वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से लगा होगा, उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे बेटा? उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये फंक्शनल ग्रुप था। फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं पता क्या होता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ सुन लो मेरी बात। वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से लगा होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। जो अल्फा से लगा होगा उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। जो बीटा से लगा होगा उसको बोलेंगे गामा कार्बन। क्लियर? अब ये देखो, ये भी अल्फा से लगा है तो बीटा, ये बीटा से लगा है तो गामा। तो बात समझ में आ गई। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से लगा होगा अल्फा कार्बन, जो अल्फा से लगा होगा बीटा कार्बन, और जो बीटा से लगा होगा, जल्दी बोलो, गामा कार्बन। अब जो गामा से भी लगा होगा, गामा से भी लगा होगा, वो क्या होगा आपका? डेल्टा कार्बन। डेल्टा कार्बन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब सुनो यार ध्यान से, और क्या लगवाया मैंने? इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल आंखें खोल के। बच्चों को यहाँ गलती हो जाती है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। ये डबल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। इनके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। पता होगा, नहीं पता देख लो, ये डबल बॉन्ड था आपका। अब ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है दोनों। डबल बॉन्ड वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन अल्फा बीटा नहीं होते। सुन लो ध्यान से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन अल्फा बीटा नहीं होंगे। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन लगा होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड होगा, उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और हमें पता है अल्फा से जो लगा होता है वो बीटा। आई बात समझ में? आई तो मुंडी हिलाओ ऐसे, नहीं आई तो ऐसे हिलाओ। क्या कहा? नहीं आई तो सुनो ध्यान से। यहाँ क्या लिखा था हमने? कार्बन डेट डायरेक्टली कनेक्ट विथ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन। मैंने ये नहीं कहा कि मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हो गया, इसको ये मल्टीपल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड, सिंगल से ज्यादा जो भी होगा वो मल्टीपल। मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन है ये, डबल बॉन्ड से ही कार्बन लगा है। अब इस कार्बन से जो कार्बन लगा होगा वो अल्फा कार्बन, अल्फा से जो लगा होगा बीटा कार्बन। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ ही गई होगी कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, और अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे बेटा? और हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तब तक करिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें। चलो अल्लाह हाफिज़।